सबसे पहला बात इकोनॉमिक्स के अंदर आता है वो आता है साहब व्हाट इज प्रोडक्शन। सबसे पहला बात इकोनॉमिक्स के अंदर आता है वो आता है साहब व्हाट इज प्रोडक्शन। आपको एक बात बता दें, ये वाला चैप्टर और पूरा माइक्रो वाला पोर्शन, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस है। पूरा माइक्रो वाला पोर्शन जो है आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस है। और स्पेशली मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुन लेना, अभी ये सीए फाउंडेशन वाला बात से मेरे को ध्यान आया कि जो स्टूडेंट लोग, स्पेशली जो लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग का प्लान है या 11 के भी हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका प्लान है क्या मालूम है, सीए करने का या उसकी तरफ कुछ स्टडी करने का है, तो ठीक है। 8 तारीख से इंस्टीट्यूट के चैनल पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चैनल पे, सीए ट्यूब के चैनल पर पूरा इको वाला पोर्शन हम ही स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख से, ठीक है कि नहीं। 2 से 4 क्लास होगा, तो जस्ट दैट जो फ्री रहा उस समय और जिसको उस समय लगा कि यार मेरे को ये करना है, दे कैन डू इट। माइक्रो वाला पोर्शन ही हो रहा होगा। चलो सर सही है, लेट्स स्टार्ट देन। अभी ध्यान से सुनना आप लोग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इट इज देन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सर इसमें क्या क्या आ रहा है, पहले तो इस चैप्टर का बात बताइए। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि प्रोडक्शन से अपने को क्या क्या पढ़ना है, एंड उसके बाद जो है अपने लोग कॉस्ट का डिस्कशन भी करेंगे। पहले अपने प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं और फिर अपने कॉस्ट का भी बात करेंगे, चाप मत लेना। बोलो सर। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स। सर आपके हिसाब से ये कितने क्लास का टॉपिक है? 2 क्लास का। सर न्यूमेरिकल्स है क्या इसमें? यस। आप लोगों को अभी तक स्टाइल समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट क्लास हमेशा डेडिकेटेड रहेगा। एग्जांपल लास्ट क्लास सप्लाई का सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही उसमें हुआ था, लास्ट क्लास सप्लाई का केवल न्यूमेरिकल्स ही उसमें हुआ था। तो ठीक है सर, स्टार्ट करो आप बातचीत, व्हाई डिले। सबसे पहला मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। यार याद रखना, वो दिन गए जब आप बोलोगे कि प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करना फ्रॉम रॉ मटेरियल। ये गलत नहीं है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करना इस प्रोडक्शन है, करेक्ट। बट इकोनॉमिक्स बोलता है इनकम्प्लीट, इकोनॉमिक्स बोलता है इनकम्प्लीट। सर एक बार फिर से बोलना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। याद रखना, मैं अचानक से क्वेश्चंस पूछूंगा, एवरीबॉडी मस्ट पे अटेंशन, है ना। क्लास में समझ में भी आएगा और याद भी करवा के भेजेंगे, गारंटी है, बस सुनते चलना। पहले तो ये भूल जाइए कि अगर कोई प्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछा तो आप बोलेंगे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर। हाँ ये है, बट इट इज अ वेरी छोटा पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। सर मतलब व्हाट डू यू मीन, अभी आपको समझ में। प्रोडक्शन जैसा कि आप लोगों को बीच में दिख रहा होगा, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। सर समझाओगे ना? हाँ, पहले रट्टा लगा लो। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग व्हाट? यूटिलिटी इन गुड्स। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। सर अब ये यूटिलिटी किस चिड़िया का नाम है? प्रथम पूछेगा। प्रथम यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जिन लोगों को नहीं पता यूटिलिटी का मतलब, उन लोगों के लिए बता रहे हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब समझना बात को, इसका मतलब समझना बात को। अगर आप लोग एक कमोडिटी को, अगर आप लोग एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो एंड इफ उससे आपका वांट सेटिस्फाई हो रहा है, दैट कमोडिटी इज सेड टू हैव पोजेसिंग पावर ऑफ यूटिलिटी। एग्जैक्टली, यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्या इस बात से लेना देना है? स्टूडेंट लोग बोलता है कि यूटिलिटी मतलब कि सर जो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, इसका मतलब वो आपका वांट सेटिस्फाई कर सकता है। हो सकता है आपके बाजू वाले का वांट सेटिस्फाई नहीं करे, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी नहीं है, जीरो हो सकता है। यूटिलिटी को इस बात से दोस्तों कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट यूजफुल है कि नहीं है, प्रोडक्ट यूजफुल है कि नहीं है। युवराज जो है अभी लेट आया क्लास के अंदर, ठीक है कि नहीं? युवराज जो है वो क्लास के अंदर लेट आया, शायद ये किसी कैफे में हुक्का ले रहा होगा बैठ के। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब क्या ये अच्छा है सेहत के लिए? युवराज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या युवराज का वांट सेटिस्फाई हुआ? यस। इसका मतलब उस प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी है युवराज का, उस प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी है युवराज का।
मतलब कि कोई पर्सन अगर अल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, क्या वो यूजफुल है बॉडी के लिए? नहीं। बट क्या उस प्रोडक्ट का, उस पर्सन का वांट सेटिस्फाई हो रहा है? यस। तो यूटिलिटी है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया एक ऐसे प्रोडक्ट का जो हार्मफुल है बट फिर भी यूटिलिटी पोजेस करता है। ऐसे ही ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जो यूजफुल है बट उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। रामदेव बाबा दिन भर योगा करते हैं, अपने में से कितने लोग करते हैं? कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या योगा अच्छा है? हाँ करो, हम लोग क्यों बोलते हैं? यानी कि एक प्रोडक्ट में याद रखिएगा दोनों बात हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, एट द सेम टाइम यूटिलिटी नहीं हो सकता है, एंड एट द टू द कॉन्ट्रारी यूटिलिटी हो सकता है बट मे नॉट बी यूजफुल एज वेल। दोनों तरीके से बातचीत भाग सकता है, ठीक है कि नहीं है? तो ये लॉजिक है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स एंड यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सर बिल्कुल। अब दोस्त 4 तरीके का यूटिलिटी होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। यूटिलिटी 4 तरीके का क्रिएट हो सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर। टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस। याद है अपने बोलते थे वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करना। अब आप लोग सोचो ना, रचित या चिप्स खरीदने के लिए, रचित को वो हाथ में आलू और थोड़ा सा मसाला डाल के दे दिया। अब देखो चिप्स भी तो वही है, लेकिन क्या रचित का वो वांट सेटिस्फाई हो पाया? नहीं भाई, उसको तो चिप्स चाहिए था। इसका मतलब कोई है जो ये काम कर रहा है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। So what is form utility? Creation of conversion of raw materials to finished goods. लेकिन अब एक चीज सोचना, एक प्रोडक्ट बन गया और क्या बनने के साथ ही ढक करके तुरंत बिक जाता है क्या? नहीं, समय लगता है युवराज। अब जब बात यहां पर समय का है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज कि जब प्रोडक्ट बिकने में समय लग रहा है, ध्यान से सुनना, तो फॉर द टाइम बिंग तुम उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब इस तरह से कुछ लोग इकोनॉमी में होते हैं, जो लोग का वेयर हाउसेज होता है, जो लोग आपको उस वेयर हाउस को बोलते हैं आओ भाई रेंट पे ले लो हमारे से। इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। प्रथम, वेयर हाउसिंग इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ, वेरी गुड प्रथम। अब प्रथम एक बात समझना दोस्त, अगर एक प्रोडक्ट का दरकार कैलकाटा में है बट उसका मैन्युफैक्चर मुंबई में हो रहा है, मुंबई में मान लो कि उस प्रोडक्ट का कोई काम ही नहीं है किसी को, तो अब आप लोग एक बात बताना कि उस प्रोडक्ट का कोई भी यूटिलिटी है क्या? नहीं। तो कुछ लोग क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि वो लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। क्या ये वांट सेटिस्फाई कर रहा है एक बड़े क्राउड का? यस, ये वांट सेटिस्फाई कर रहा है एक बड़े क्राउड का। दैट्स क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। यानी कि प्लेस यूटिलिटी के अंदर आपका क्या आ गया? ट्रांसपोर्टेशन। क्या आ गया? ट्रांसपोर्टेशन कम्स अंडर प्लेस यूटिलिटी। तो यानी कि एक बार सर क्विक रिकॉल, उसके बाद सर्विस यूटिलिटी पे जाएंगे। हम लोगों ने पहले प्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एंड कितने तरीके का यूटिलिटी होता है? 4। फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस। फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस। अब आप लोग ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। फॉर्म यूटिलिटी में हमने बताया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। टाइम यूटिलिटी में फॉर द टाइम में स्टोर करना, वेयर हाउसिंग। प्लेस यूटिलिटी में प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना। और सर्विस यूटिलिटी, यार ऐसे बतेरे अनेक बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिसका दरकार होता है। अब जैसे आपको एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी चाहिए, है ना, आपको फंड ट्रांसफर के लिए बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, हाँ कि ना। जब प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो आपको चाहिए कि भैया आपका प्रोडक्ट क्या हो? इंश्योर्ड हो, आपको इंश्योरेंस चाहिए। ये सारे के सारे सर्विसेज, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब किसके अंदर आ गया? सर्विस यूटिलिटी के अंदर। सर्विस यूटिलिटी के अंदर। फनी थिंग इज कि सेम चीज को अपने कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं, H2 कॉमर्स के नाम से। बट खैर अपने लोग अभी उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अपने लोग को अभी मतलब इस बात से है कि व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इज इट क्रिएटिंग। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। इट क्रिएट्स 4 यूटिलिटीज: फॉर्म, टाइम, प्लेस, पोजेशन। फॉर्म यूटिलिटी ट्रांसफर्स रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। Time utility ensures warehousing. Place utility ensures transportation from A to B.
एंड सर्विस यूटिलिटी इंश्योर्स व्हाट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज। दोस्तों व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इस प्रोडक्शन का डेफिनेशन सबको याद हो गया होगा। यस और नो यार फटाफट, ऑनलाइन वालों हाँ ना, ऑफलाइन वालों हाँ या ना। फैंटास्टिक। तो एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन वाले दोस्त से पूछ लेते हैं, सो ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया डेफिनेशन याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो लेट्स आस्क रजत। रजत अनम्यूट करिए। रजत आप हमें बताइए नंबर 1 प्रोडक्शन का डेफिनेशन एंड उसके बाद उसका जो सब पार्ट्स अपने पढ़े थे वो भी बताइए फटाफट। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। अच्छा, फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? आलू वाला मसाला। नहीं ठीक है, आलू वाला जो मैं समझा रहा हूँ ठीक है, पर आपको लिखा गया है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। क्या रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स? यस और नो रजत? रजत ओके ओके। ऐसे तो हम कच्चा बादाम बोलते हैं, दाने लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, मूविंग ऑन। ठीक है, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। अब ऑफलाइन किसी से पूछते हैं टाइम यूटिलिटी। युवराज बोलो क्या होता है? वेरी गुड, स्टोरिंग ऑफ गुड्स इनटू द वेयर हाउसेस। रचित भाई एक बात बताओ, प्लेस यूटिलिटी क्या होता है रचित भाई? करेक्ट 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 करेक्ट, एकदम सही। और लेट्स से ऋषि आप बताओ ऑनलाइन जो है ऋषि की सर्विस यूटिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेरी गुड। तो ये सर वन लास्ट टाइम एंड उसके बाद भी मूव ऑन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब ना इस चैप्टर के अंदर दूध भात पॉइंट्स है। दूध भात पॉइंट्स का मतलब है जो बेसिक आता नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? Production is a process of creating utility in goods. What is utility? One satisfying power of a commodity. How many types of utility? 4. Form, time, place, service. ठीक है ना? Form utility, raw material to finished goods. Time utility, warehousing. Place utility, transportation. और service utility, banking, insurance and advertising. Correct. अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यार ऑब्वियस सा बात है, बहुत ही बेसिक लॉजिक है कि इकोनॉमिक्स में जब आपको प्रोडक्शन करना है, इकोनॉमिक्स में क्यों, दुनिया में आपको जब प्रोडक्शन का काम करना है तो यार आपको कम से कम 4 चीजें चाहिए, तब जाके प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरा हो पाएगा। कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें। सर चारों चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कशन कर दो। ओके लेट्स गो अहेड देन। ओके लेट्स गो अहेड देन। सबसे पहला कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है मशीन। कैपिटल का मतलब होता है, आज आप लोग को जाए, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग समझो ना, एक लैप मेरे को जब ये सर्विस प्रोवाइड करना पड़ा तो मेरे को लैपटॉप 1 2 फलाना, और जो ऑफलाइन बैठे हैं उन लोग के लिए प्रोजेक्टर और बहुत सारा चीज अपने को अरेंज करना पड़ा। तो ये हो गया आपका कैपिटल। ये आपका क्या हो गया? कैपिटल। लेकिन ये सारा चीज के बाद अगर जमीन नहीं होगा तो काम हो पाएगा क्या? जमीन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो लैंड। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योर। यार हमेशा क्या होता है ना, एक पर्सन होता है जो बीच में आता है, हमेशा होता है जो एक पर्सन है वो बीच में आता है और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हम आए और सरप्राइज प्रोजेक्टर लगा हुआ मिला मेरे को, अचानक से चेयर टेबल लगा हुआ दिख गया, अचानक से लैपटॉप इधर रखा हुआ मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लेकर आता है, ठीक है ना। और फाइनली लेबर। लेबर इज द पर्सन प्रोवाइडिंग द वर्क या डूइंग द वर्क। लेबर इज द पर्सन डूइंग द वर्क। सर आपके केस में आप ही तो लेबर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, करेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग समझ लो, मान लो कि कोई हमारे को ये सेंटर क्लीन करने में हेल्प करता है, या मान लो कोई हमारा ये लैपटॉप मेंटेन कर रहा है जिससे क्या है अपना क्लास एकदम बिना रुके चल सके। तो जब ये हो रहा है तो वैसे लोग हमारे अंडर है, तो वो भी लेबर के अंदर है। तो इसका मतलब लेबर कैन बी द पर्सन वर्किंग और द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द वर्क। बस इंपॉर्टेंट है लेबर के डेफिनेशन में वो लोग आएगा जो लोग काम कर रहा है, जो लोग काम कर रहा है। सर ठीक है सर। तो इसका मतलब एक बार सर फिर से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब दोज फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस। दोज फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? इसका ट्रिक है सेल। इसका ट्रिक है सेल। बायोलॉजी में पढ़े थे ना बचपन में, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सेम तरीके से यहाँ पर सेल आता है।
कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल ही है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस में दरकार है या मशीन जो बिजनेस में दरकार है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो पर्सन सब कुछ साथ में लेकर आ रहा है। लैंड मतलब जमीन, और लेबर का मतलब आप लोग को ऑलरेडी मालूम है जो वर्क कर रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए खुशी खुशी आके काम करके चला जाता है। दे नीड पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स करना पड़ता है, फैक्टर पेमेंट्स करना पड़ता है। दोस्तों कैपिटल पर अपने क्या देते हैं? इंटरेस्ट। फैक्टर पे अपने देते हैं इंटरेस्ट। लेबर को अपने लोग देते हैं वेजेस। लैंड पे हम लोग देते हैं रेंट। और एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट। ये है फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर रेम्यूनरेशंस। फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर रेम्यूनरेशंस। एक बार ध्यान से सुनना, कैपिटल पर आप दे रहे हो इंटरेस्ट, कैपिटल पे आप दे रहे हो इंटरेस्ट, लैंड पे आप दे रहे हो रेंट, लेबर को आप दे रहे हो वेजेस, और एंटरप्रेन्योर इसको फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। सर दोनों कैसे बोल सकते हैं? अरे बेवकूफ, जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट, जो मेरे को मिल रहा है उसके लिए इनकम, खत्म। तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम सेम ही वर्ड है ना। एक चैप्टर है नेशनल इनकम करके, जहां पे बहुत जोर जोर से फैक्टर पेमेंट्स के ऊपर बातचीत होगा, बट खैर अभी नहीं है, वो जब आएगा तब देखेंगे, मैक्रो वाला पोर्शन में हो। अभी सुनना इधर पे, सेल, व्हाट इज द शॉर्टकट? सेल। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। फिर से कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल पे अपने देते इंटरेस्ट, लैंड पे अपने देते रेंट, लेबर पे अपने देते वेजेस, और एंटरप्रेन्योर को अपने देते प्रॉफिट। तो सेल, कैपिटल पे इंटरेस्ट, लैंड पे अपने लोग देता है रेंट, लेबर को अपने देता है वेजेस, और एंटरप्रेन्योर को देता है प्रॉफिट। करेक्ट। तो ये है अपने लोग का मेन मसला। हो गया डिस्कशन। अब चैप्टर शुरू हो रहा है। ये सब बोला था, बहुत बात कर रहा है, अभी चैप्टर अब शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन को समझना है प्रथम, ध्यान से सुनना है ना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? आज अगर मैथ्स की दुनिया में जाएं तो अगर मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, चैप्टर भी है 11 12 में, दोनों में ये रिलेशंस एंड फंक्शन, बड़ा मस्त चैप्टर है। fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैंने मान लो कुछ एक ऐसा लिख दिया। अब अगर fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, इसको फंक्शन ऑफ x बोल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका वैल्यू तब तक नहीं आएगा जब तक अपने किसका वैल्यू पुट ना कर दे, x का वैल्यू। क्योंकि ये x पर डिपेंडेंट है अपना वैल्यू के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं दो चीज, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को किसी से लेना देना नहीं है, x को किसी से लेना देना नहीं है। और fx का वैल्यू तभी आएगा जब अपने को x का वैल्यू पता हो। इसका मतलब समझ में आया? प्रथम मान लो कि x का वैल्यू 1 है। क्या है प्रथम? x का वैल्यू। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर तो तभी मिलेगा ना प्रथम, जब आप इधर पे बैठाओगे 1। यस और नो? मतलब क्या प्रथम आपको ये फील नहीं हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर या ये जो फंक्शन ऑफ x है उसका आंसर तभी आ सकता है दुनिया में जब आपको x का वैल्यू पता हो? यस और नो? तो क्या बोल सकते हैं प्रथम की फंक्शन ऑफ x पर डिपेंडेंट है? यस और नो? हाँ सर। ठीक उसी तरह से प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक उसी तरह से प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इकोनॉमी में आउटपुट जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए इनपुट पुट इन करना पड़ता है। यहां पर हम लोग अभी फॉर्म यूटिलिटी वाले प्रोसेस का ही बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल से अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना अपने को, तो कुछ रॉ मटेरियल का दरकार है एंड देन फाइनली फिनिश गुड्स आएगा। लेकिन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बढ़ने के लिए और भी इनपुट चाहिए होगा, और भी इनपुट चाहिए होगा, जैसे कैपिटल यानी कि मशीन, और उस मशीन पे काम करने वाला लेबर, उस मशीन पे काम करने वाला लेबर, दोनों चीज आपको चाहिएगा। फिर से मशीन और मशीन में काम करने वाला लेबर। बस तो एक चीज समझना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग बस बताना अग्री करते हो कि नहीं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल और लेबर आप यूज कर रहे हो? यस और नो? बोल सकता है नहीं बोल सकता है? बस इसी को प्रोडक्शन फंक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। इसको लिखते कैसे जनाब, ये देख लीजिए। लैंड के ऊपर, एक मिनट फिर से बोलो। लैंड के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक मिनट बस बस।
अभी जवाब देता है। पहले इसका बात करो, आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग बोलो अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो पहले वही बोल देता है ना। दोस्तों का क्वेश्चन आ गया, सर आप सिखाते समय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, है ना। फिर दिखाते टाइम आप सिर्फ कैपिटल और लेबर को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? व्हाट अबाउट लैंड? बिल्कुल सही। एक्चुअली ये क्वेश्चन युवराज रचित का आया था, एंड राइटली सो। दोस्तों अभी ना हम लोग कुछ लॉस पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन का, कुछ नियम। तो बिल्कुल ठीक है, लैंड भी होता है, लेकिन ये लॉ बोलता है कि हम लोग सिर्फ 2 फैक्टर को पढ़ के स्टडी करें, क्योंकि यहां पर हम लोग बात, जब मैं बोल रहा हूं कैपिटल और लेबर का ना, तो एक बात को फील करो, एक है इमूवेबल, एक है इमूवेबल, और एक है लेबर जो कि है मूवेबल। तो यहां पर मैं आपको उन दोनों का बात कर रहा हूं। इन रियलिटी मैं लेबर और कैपिटल तो बस नाम लिया, इन रियलिटी आप कैपिटल की जगह लैंड भी बोल सकते हो। टेक 2 एट अ टाइम। क्यों? अभी नेक्स्ट पेज में ही समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। सुनते चलो, अभी के लिए बस ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। और हाँ, रियल लाइफ में सिर्फ लेबर कैपिटल नहीं, रियल लाइफ में अगर आप लोग बात करोगे तो ये डिपेंड करता है लेबर पे, कैपिटल पे, एंटरप्रेन्योर पे, और अगेन लैंड पे। ये लो, इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखने का तरीका ये है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सर फिर आप सिर्फ 2 ठो क्यों लिखे? बोला तो अभी समझ में आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन। क्या? इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशन को ही प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा फंक्शन जो दिखाता है कि आउटपुट और इनपुट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। उसी को अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। बस यही है। There exists some relationship between inputs and outputs of a firm. In economics, such relationship is known as production. यहां पर खाली पर्पस था आपको लिखने का स्टाइल दिखाना, सपोज इसीलिए लिखा हुआ एग्जाम्पल, सिर्फ लिखने का स्टाइल समझाना कि आप लिख सकते हो अल्टीमेटली क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स, लेबर एंड कैपिटल। ऐसे रियल लाइफ में और भी चीजें हैं, उसको भर दो, डॉट, इस इधर पे कॉमा देके डॉट 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 डॉट, ये लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीजें, बट मेन ये दोनों लिखना जरूरी है। क्यों? वो भी समझ आएगा। तो यानी कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सर यहां पर ना Q का मतलब होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, Q का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है इनपुट यूज्ड, इनपुट यूज्ड। लिख देते हैं इसको थोड़ा बेहतर, रुक जाओ। ये होता है आपका आउटपुट प्रोड्यूस्ड। प्रथम यस और नो? लेबर और कैपिटल होता है प्रथम क्या? इनपुट। अब प्रथम बोलेगा सर ये F का मतलब क्या है? प्रथम F का मतलब है डिपेंडेंस। F का मतलब है डिपेंडेंस, कि आउटपुट प्रोड्यूस किस पर डिपेंड करता है? इनपुट पर। किस पर? इनपुट पर। अब प्रथम अगर हम पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें तो देखो क्या हो गया, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। लॉजिकल? ये है प्रोडक्शन फंक्शन, इस तरह से लिखना है प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं? प्रथम बोलो, क्लियर है कि नहीं? प्रथम क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? रिलेशन बिटवीन, वेरी गुड, आउटपुट एंड इनपुट। और उसको लिखते कैसे? Q इक्वल्स टू F, ब्रैकेट में जो भी इनपुट्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, L, K, डॉट 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 डॉट, जितना कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी जो भी है। क्लियर है? सबको क्लियर है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है? अब दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर 2 तरीके का टाइम पीरियड होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग 2 तरीके का टाइम पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। एक बात करते हैं शॉर्ट रन और एक बात करते हैं लॉन्ग रन। सर सप्लाई का याद आ रहा है, किसका याद आ रहा है? सप्लाई का, क्योंकि सप्लाई में भी तो सेम बात हुआ था। देखो वेरी शॉर्ट रन भी बताए थे, बट यहां पर वेरी शॉर्ट रन का कोई काम नहीं है। इकोनॉमिक्स में वेरी शॉर्ट रन का, आई मीन प्रोडक्शन में वेरी शॉर्ट रन का कोई काम नहीं है। सर क्यों? वेरी शॉर्ट रन में प्रोडक्शन हो सकता है क्या? वेरी शॉर्ट रन में तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो क्यों पढ़ेंगे? प्रोडक्शन 2 फेजेस में हो सकता है। कब? शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन। दोस्त शॉर्ट रन वो पीरियड है, दोस्त शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। सर फिर से बोलना, क्या? कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। रचित और युवराज, इस वजह से वो वाला एग्जांपल था। अब फिक्स्ड में हमने मान लिया कैपिटल को, यानी कि मशीन को। फिक्स्ड में हमने मान लिया कैपिटल को, यानी कि मशीन को। आपको चाहिए कि आप कैपिटल की जगह, मशीन की जगह पे लैंड को फिक्स मानो, मान लो।
आया बात समझ में? तो यानी कि दो तरीके का फैक्टर होता है इसमें, यहां पर होता है कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स। अब मान लो मशीन या कैपिटल, ये के मतलब कैपिटल है, फिक्स्ड है, और एल मतलब लेबर वेरिएबल है। मतलब आप ओवरनाइट या ओवर 2-3 दिन आप नया मशीन तो नहीं लगा पाओगे, बट आप और वर्कर्स को बेटर ज्यादा शिफ्ट करवा पाते हो काम, या ज्यादा देर काम करवा सकते हो, या और लेबर को हायर कर सकते हो, इतना समय तो आपके पास है। तो एक बात बताना, इस टाइम पीरियड में ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले आप लोग दोनों बताना, ये मैं सप्लाई में बताया था, इस टाइम पीरियड में सप्लाई बहुत जोर से आगे भाग सकता है या एक्टिव ऑनलाइन वालों व्हाट से सप्लाई बहुत जोर से आगे भागेगा कि थोड़ा थोड़ा? ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर चाहिए चैट में। करेक्ट। अरे अंकित तुम फिक्स्ड रहेगा बोल रहा है भाई, थोड़ा सा तो लेबर बढ़ाया ना, तो तुम बोल रहा है लेबर को ऐसे ही 3 पत्ती खेलने के लिए रखी है क्या? भाई लेबर को अगर एक्स्ट्रा काम करवाने तो प्रोडक्शन थोड़ा तो बढ़ेगा ही भाई, ठीक है ना अंकित? लॉजिकल? ओके फैंटास्टिक। तो दोस्तों शॉर्ट रन के बारे में 2 चीज आपको समझ में आया। पहला चीज क्या कि इसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहते हैं, और कुछ बाबू उसका फोन दो तो बाबू लाके, नहीं लाओ फोन दो लाके, गर्लफ्रेंड से बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? वो अच्छा वो भी क्लास कर रही है। अभी इधर पे ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर शॉर्ट रन में, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर किस टाइम पीरियड में? शॉर्ट रन में। किस टाइम पीरियड में? शॉर्ट रन में। करेक्ट, शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं दोस्त। और एक बात याद रखना, प्रोडक्शन विल इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, प्रोडक्शन विल इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, यू नो, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। लेकिन लॉन्ग रन में सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। क्या होता है सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? देखो फिक्स्ड और वेरिएबल में फर्क ये है कि अगर कोई चीज फिक्स्ड है इसका मतलब उसका क्वांटिटी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वेरिएबल है मतलब उसका क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो प्रथम मेरे भाई समझना ध्यान से बात को, कि अगर शॉर्ट रन का बात हो रहा है तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे। इसीलिए हम लोग एग्जांपल में कैपिटल को फिक्स्ड माने और लेबर को वेरिएबल माने। तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मशीन तो फिक्स्ड ही है ना, उस पर आप लेबर को और काम करवा रहे हो। पहले 6 घंटा काम करता था, बोल रहे हो और 6 घंटा ओवर टाइम वर्क करिए। लेकिन जब आप लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं तो इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल। जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्यों प्रथम? क्योंकि इसमें मशीन भी खरीद सकते हैं और लेबर भी हायर कर सकते हैं। तो इसमें सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है प्रथम? वेरी गुड, क्या है? वेरिएबल। वेरी गुड। All factors are variable and production can be changed to any extent. Production can be changed to any extent. सर बात तो सही है सर। अभी ध्यान से सुनना, इधर पे ध्यान से सुनना। अब एक इंपॉर्टेंट बात पे एंटर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात पे एंटर कर रहे हैं। लिसन केयरफुली एवरीवन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं, एक है शॉर्ट रन पीरियड और एक है लॉन्ग रन पीरियड। सर शुरू से बोलना, एक बार ध्यान से सुनना। एक है शॉर्ट रन पीरियड और एक है लॉन्ग रन पीरियड। बात पे फोकस करना है एवरीबॉडी। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है दोस्त? वेरिएबल है। जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। अग्रीड। अब आप लोग ध्यान से समझना, अब आप लोग बात को ध्यान से समझना। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंक्रीज हो सकता है, लॉन्ग रन में टू एनी एक्सटेंट। अब एक लॉ होता है, जो इस प्रोडक्शन और इनपुट और आउटपुट के बिहेवियर को गाइड करता है। एक लॉ होता है जो इस इनपुट और आउटपुट के बिहेवियर को शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में अपने को स्टडी करवाता है। शॉर्ट रन में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। और लॉन्ग रन में स्वराज भाई इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल।
शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलता है। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलता है, और लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल चलता है। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलता है और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल चलता है। एग्जाम में भर भर के यहीं से क्वेश्चन आता है। अब डेप्थ पे आ रहे हैं, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। क्या बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये समझाने के लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाने के लिए हम लोग अपना पढ़ने का एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में। ध्यान से सुनना। मान लो एक किताब या एक कॉपी लेकर बैठे पढ़ने के लिए, ठीक है कि नहीं। एक बुक लेके बैठे। बुक क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। बुक क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ठीक है कि नहीं है? बुक एक ही है। ध्यान से सुनना। फिक्स फैक्टर हो गया। अभी बात शॉर्ट रन का हो रहा है, बात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का हो रहा है। तो भैया फैक्टर्स का फिक्स्ड और वेरिएबल होना तो ऑप्शनल नहीं, कंपल्सन है। अभी ध्यान से सुनना प्लीज एवरीवन। बुक एक ही फिक्स्ड है, बुक एक ही फिक्स्ड है। अब सुनना थोड़ा सा डीप जाके बात को। जब अपना पहला आर, जब अपने पहले आर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, सोचना एक बार। फर्स्ट आर में हम लोग एफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट आर में हम लोग मान लीजिए 6 पेजेस पढ़ लिए। कितना पढ़ लिए? 6 पेजेस। आर, यहां पे आर भी लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 घंटा है कि नहीं। अभी ध्यान से सुनना। समय वेरिएबल है, समय वेरिएबल है, समय वेरिएबल है। बुक फिक्स्ड है, समय वेरिएबल है, ठीक है ना। अब आप लोग जो बुक पढ़ रहे हो वो आउटपुट है। वो क्या है? आउटपुट है। फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट घंटे में आप कितना पेज पढ़ लिए? 6। टोटल 2 घंटे में आप पढ़ लिए 14 पेजेस। पता है क्यों? क्योंकि अब आपका एफिशिएंसी बढ़ गया है। अब आप बेटर पढ़ रहे हो क्योंकि आपको समझ में आने लगा चीज। तो पहला घंटा आप सिर्फ कितना पढ़े थे? 6 पेज। दूसरा घंटा आप कितना पढ़ लिए? इसीलिए तो टोटल में 14 पेज आया ना, है ना। तीसरा घंटा में आप टोटल पढ़ लेते हैं 24, यानी कि एक्स्ट्रा पढ़े आप 10। 3 घंटा बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर ज्यादा पढ़ लिए, लेकिन पढ़ना है अगले दिन एग्जाम में बहुत जोरदार। अब आप लोग क्या करें? चौथा घंटे में सिर्फ 4 एक्स्ट्रा पेज पढ़े, सिर्फ 4 एक्स्ट्रा। तो टोटल पेज कितना पढ़ पाए? 80, सॉरी 28, 28। टोटल आप 28 पेज पढ़ पाए। अब आप समझना, अब आप सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पेज पढ़ पाए, यानी कि टोटल हो गया 30। 2 पेज पढ़ पाए यानी कि कितना हो गया? 30 पेजेस आपने पढ़ लिया। अगला घंटा यानी कि 6th आवर आप पढ़ तो रहे थे लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, तो एडिशनल लर्निंग क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। और अब आपने कोशिश किया कि हम 7वें घंटा भी पढ़ेगा, तो हुआ ये कि आप जो पहले पढ़े थे वो भी भूल गए। तो क्या हो गया? -2। क्या हो गया? -2। अब यहां पर यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब एक फिक्स्ड फैक्टर नया नया रहता है, एक जमीन, फिक्स्ड फैक्टर जमीन को मान लो या मशीन को मान लो, तो वो अनयूटिलाइज्ड रहता है। जब आप उसको उसमें लेबर डालते हो, क्या डालते हो? लेबर की काम करो, तो उसका टोटल प्रोडक्शन ठीक उसी तरह से जोर जोर से इंक्रीज होता है जैसे आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। जोर जोर से इंक्रीज होता है। फिर जोर जोर से इंक्रीज होने के बाद हौले हौले इंक्रीज होता है। देखो ना, 24 से 28 में जब गया, 28 से 30 में गया, तो जोर जोर से हुआ कि हौले 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 हौले। और फिर एक मोमेंट आता है जब आप और लेबर को अगर फीड करने लग गए, जब आप और लेबर को अगर फीड करने लग गए, तो जो आपका प्रोडक्शन था उल्टा बढ़ने की जगह पहले के मुकाबले घटने लग जाता है। इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 फेजेस बोलते हैं। 3 फेजेस में होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टेज 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये स्टेज है हाई जोश वाला। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर आप देखो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट अब कैसे हो रहा है? हौले हौले। कैसे हो रहा है? हौले 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 हौले। तो जब हौले हौले हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एग्जामिनर गोली मार देगा तुमको अगर तुम डिमिनिशिंग की जगह डिक्रीजिंग लिख दिया तो, क्योंकि प्रोडक्शन तो इस स्टेज में भी बढ़ ही रहा है। डिक्रीजिंग बोलने का मतलब है तुम एग्जामिनर को बोल रहे हो एग्जामिनर प्रोडक्शन गिर रहा है। अरे बाबा 24 से 28 ही तो गया, 28 से तो 30 ही गया, हौले हौले।
तो इसीलिए वर्ड यूज करेंगे डिमिनिशिंग नॉट डिक्रीजिंग, वर्ड यूज करेंगे डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग नहीं। हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो गया, एमपी कम हो रहा है, एमपी से मेरे को लेना देना नहीं है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं टीपी का। तो पहले टोटल प्रोडक्शन जोश में बढ़ रहा था, फिर टोटल प्रोडक्शन हौले हौले बढ़ने लगा, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग, और फिर फाइनली टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, गिरने लगा, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। आ जाओ, अब ये एग्जांपल समझना बड़ा आसान हो गया आपके लिए। सेम ही एग्जांपल को मैंने दिया था आपको, अब इधर पे समझना। यहां पर आपका फिक्स फैक्टर है, जब आपका फिक्स फैक्टर है दोस्तों, मशीन ले लो या जमीन ले लो, कोई भी एक। युवराज एंड रचित, आई होप वो लॉजिक क्लियर है आप लोगों को। तो मशीन ले लो या लैंड आप लोग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फिक्स्ड है दोस्त। इसमें अब आप लेबर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, लेबर। जैसे समय बदल रहा था, यहां पर लेबर बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेबर, ठप 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 ठप। ऑब्वियसली अब जब लेबर बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्शन पहले 10 था, जब एक और लेबर आया तो 30 हो गया, 3 आ गया तो कितना हो गया, 45, 4 आ गया तो 52, 5 आया तो 52 और 6 आया तो 48। सर ये लॉजिकल कैसे है? क्योंकि समझो, जब एक लेबर अकेला काम कर रहा है ना, उसको सब कुछ करना पड़ रहा है। मान लो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, फील्ड में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक लेबरर को जो है बेचारे को, उसको सीड्स भी डालना पड़ रहा है, सीड्स डालने के बाद जो है उसको फर्टिलाइजर भी ऐड करना पड़ रहा है, फलानी ढिमकानी बहुत सारी चीजें उसको करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है क्योंकि काम हो रहा है, बट जब दूसरा आया तो वो उसको बोला तुम ये कर ले, हम ये कर लेते हैं। जब 3 आया तो काम और बढ़ गया, जब 3 आया तो काम और बढ़ गया। धीरे धीरे एक मोमेंट आता है जब 5 जन हो गया, वो लोग 2-2 का टीम बना के क्रिकेट खेलने लगा। तो अब प्रॉब्लम समझना, मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, तो अंपायर ना। तो जो प्रोडक्शन है, ध्यान से सुनना, तो जो प्रोडक्शन है, अभी ध्यान से समझना, प्रोडक्शन जो है वो 52 तक आ गया। जब आप 6th पे गए, जब और लेबर को बुलाया, बोला एक और आ गया, अब तुम भी टीम में आ जाओ। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा, प्रोडक्शन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इनफैक्ट पुराने लेवल से ज्यादा, क्योंकि बोलते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, ये वही वाला डिस्ट्रैक्ट हो गया, यही यहां पर हो रहा है। और ऑब्वियसली एक मशीन है, आप मशीन में बहुत सारा लेबर को काम पे लगा दिया तो धक्का मुक्की हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, एंड दिस वे द प्रोडक्शन इज गोइंग टू डिक्लाइन। ये लॉजिकल भी है, फॉर एग्जांपल आप लोग सोच के देखो ना, किचन में खाना बन रहा है, ये सिर्फ घर का एक किचन का एग्जांपल ले लो ना, एक जन खाना बना रहा है, एक जन बोला कि एक जन और आ जाए, तो 2 जन आ गया खाना बनाने, धीरे करके 3 जन आ गया, खाना बहुत फास्ट बन रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या कि 50 जन घुस गया किचन में तो खाना तुरंत बन गया, घुसते ही सब निकल गया? पॉसिबल ही नहीं है। उल्टा खाना बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वो बोलेगा अरे तुम हट यहां से, तुम हट यहां से, ये होगा ना। यस, यही बात यहां पर हो रहा है कि जब आप एक लेबर को फिक्स फैक्टर पे अननेसेसरीली ज्यादा फीड करोगे तो जो प्रोडक्टिविटी है पहले के मुकाबले नीचे गिरेगी। क्या होगी, नीचे गिरेगी। यही 3 स्टेजेस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आप लोग यहां पर देखना, आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का लॉजिक पता होना चाहिए। इट्स नॉट कि पहले नहीं बताया हुआ है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, बार बार बोले हैं, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है। इसका मतलब समझ आया क्या हुआ? इसका मतलब जब आपने एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाया तो टोटल प्रोडक्टिविटी कितना से बदला, 20 से। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सर इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है? अरे ऑब्वियसली ये बताया हुआ भी है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। क्या, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट माइनस चेंज इन लेबर, माइनस चेंज इन लेबर। सर एग्जांपल दो ना। अब जैसे मान लो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट निकालना है, कुछ नहीं सोचने का है ज्यादा। 4th यूनिट है मतलब 4 यूनिट तक टोटल प्रोडक्टिविटी कितना है, 52। 3 यूनिट तक कितना है, बाई 4 माइनस 3 यानी कि 7। और देख लो सच में 7। सर लेकिन हम लोग को तो, आप तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला दिखाए, हम लोग को तो मैडम जो है स्कूल में वो खाली इतना ही लिखा के छोड़ दी सर। अरे वो मैडम गलत नहीं की, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 होता है, क्योंकि लेबर हमेशा 1 से बढ़ रहा है। लेकिन मैडम का बात गलत हो जाएगा अगर लेबर गलती से 2 से बढ़ गया तो। क्योंकि समझना स्वराज, समझना, देखो दोस्त इधर पे देखो स्वराज, अगर यहां पर क्या हुआ,
ऐसा हो दे दिया इन्फॉर्मेशन कि एक लेबर है, टोटल प्रोडक्टिविटी 20 है, 2 लेबर है, टोटल प्रोडक्टिविटी लेट्स से 50 है, और टोटल 4 लेबर है तो टोटल प्रोडक्टिविटी 80 है। तो अपने तो जोश में रहते हैं एग्जाम में, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले लिख देंगे ये 20, फिर 50 माइनस 20 30, है ना, फिर 80 माइनस 50 30, खत्म। क्या गलती हुआ समझ आया? क्योंकि जब तुम 2 से 4 गया तो 30 से बढ़ा कितना की वजह से? 2 की वजह से। अगर 2 की वजह से 30 से बढ़ा तो 1 की वजह से कितना से बढ़ा? 15 से। हाँ, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला आई हैव रिटन। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बात ऑनलाइन वालों समझ आया कि नहीं, कि कोई क्वेश्चन है? ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर? ऑनलाइन वालों पूछ लो यार फटाफट। हाँ, अभी इधर पे ध्यान से सुनना, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। तो हाँ, ये वाला बातचीत हो रहा था। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस बार जो लॉ लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। लॉ जो बोला लिखा हुआ है इस बार वो बोल रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हेन वी इंक्रीज 1 unit of a variable factor to the given quantity of fixed factor, या when we increase the applied variable factor to a given quantity of fixed factor, the total product first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts falling. And eventually starts falling. वही नेगेटिव वाले को बोलते हैं and eventually starts falling. So as per law of variable proportion, when more and more units of a variable factor, लिखो as per the law of variable proportion, फटाफट एवरीवन क्लास में याद होना है। as per law of variable proportion, as per law of variable proportion, as per law of variable proportion, when more and more units of a variable factor, when more and more units of a variable factor are applied to a given as per law of variable proportions, when more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, when more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, the TP बोले तो total product, the TP first increases at increasing rate, TP first increases at increasing rate, TP first increases at increasing rate, then increases at a diminishing rate, TP first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts falling, and eventually starts falling. सर एक बार फिर से बोलो डेफिनेशन को। As more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, to a given quantity of fixed factor, the total product may first increase at an eventual increasing rate. The total product may first increase at an increasing rate, then it increases at a diminishing rate, then it increases at a diminishing rate, and eventually starts falling. जो बोला जो समझाया वही लिखा हुआ है, याद सबको अभी क्लास में ही करना पड़ेगा। कम ऑन एवरीवन, क्या है लॉ? अरे भाई क्या बोला लॉ वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन? इधर देख लो कि जब आप एक वेरिएबल फैक्टर को, किसको? वेरिएबल फैक्टर, जैसे इस गिवन केस में था लेबर, इस गिवन केस में क्या था? लेबर। हेलो एवरीवन, इस गिवन केस में क्या था? लेबर। तो जब आप एक गिवन फिक्स फैक्टर में और लेबर लगाए जा रहे हो तो टोटल प्रोडक्ट पहले कैसे इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, हौले हौले, और फिर इंक्रीज एंड इवेंचुअली फॉल, इवेंचुअली फॉल्स। अग्री सर? आइए बस इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, बन गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
तो देखो यहाँ पर सुनते हैं, when more and more units of a variable factor, when more and more units of a variable factor are employed to या applied to a given quantity of fixed factor, the total product first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts falling. मैं एक बार और बोलूंगा, उसके बाद आप लोग से पूछूंगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना. As more and more units of a variable factor are employed to a given quantity of fixed factor, the total product first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts falling. ऑनलाइन वालों याद हो गया, ऑफलाइन याद हो गया? फटाफट ऑनलाइन वालों. ठीक है, चलिए ये पूछते हैं आद्या फ्रॉम बनारस. आद्या आप आंसर दो फटाफट. factor are applied to quantity of a fixed factor, then total product first increases at an and then फैंटास्टिक, एकदम सही. तो यानी कि when more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, the total product first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts falling. अब चलते हैं, नुपुर आप बताओ. Law of variable more and more units of a commodity. Variable factor. When more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, the total production first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and then eventually starts falling. बोलने का शौक था. बोल. As per law of variable production, when more and more units of a variable factor are applied to fixed factor, the production that increases to a rate, then increases at a diminishing rate, and eventually starts falling. The total production increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and then starts falling. दोस्तों ये था, याद रह जाना चाहिए सबको. किसी भी तरीके से याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. रचित, शुरू में जैसे अभी तुम बातचीत शुरू की हो, है ना, तो देखो बातचीत अभी ज्यादा होगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट पे आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बातचीत बंद. तो वो तो होगा ही. एंड देयरफॉर इट स्टार्ट्स फॉलिंग. अग्रीड. अब सर डायग्राम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बोलता है अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया डायग्राम, बट बहुत आसान है, इसको बनाएंगे, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है. इधर पे सुनना. हाँ ठीक है, अभी इधर ध्यान दो ना. हाँ 4-5 नंबर का आता है ये वाला क्वेश्चन. यार देखो स्टूडेंट जो है ना वो परेशान होता है खामखा. आप लोगों को 2 ग्राफ बनाना है एकदम साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे. इधर पे देखो ये ग्राफ, ये टीपी से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है, टोटल प्रोडक्ट से. किससे रिलेटेड है, टोटल प्रोडक्ट से. और ये है यूनिट्स ऑफ लेबर, ये है यूनिट्स ऑफ लेबर बोले तो वेरिएबल फैक्टर, लेबर बोले तो वेरिएबल फैक्टर. और ठीक नीचे ये हो गया. यहाँ पर एमपी और एपी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा. ये एपी को अभी मैं नहीं बना रहा, मेन टीपी और एमपी को समझिए पहले. टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट. इसीलिए मैं अभी एवरेज प्रोडक्ट का बात ही नहीं किया, ध्यान से सुनना. तो सर ये टीपी का डायग्राम बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं है. ठीक है, ध्यान दो. तो आप लोग एक काम करो, जब भी आपको ये आए ना टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम, खाली एस लिख दो. खाली क्या लिख दो, एस. सर क्या बात करते हो गया. हाँ यही तो है टीपी का. हाँ यही है ग्राफ, यही तो है ग्राफ, बस एस थोड़ा सा अड़बड़ दिख रहा है. हाँ अगर अरे बाबा तुम लोग ऐसे लिखता, हाँ या ना बोलो. हाँ बस इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखो और क्या हो गया, खत्म.
यही है टीपी का ग्राफ। जिसको लग रहा था कि टफ है खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोग को एक यूनिक चीज देखने को मिलेगा। क्या वो है? जो रेंज है वो चेंज हो रहा है। रेंज जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब शुरू में इंक्रीज हो रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। ये जो इस तरीके से, ये जो ध्यान से सुनना, ये अपने मैथ्स का डेरिवेटिव्स में भी देखेंगे कि जब इस तरह से एक ग्राफ जा रहा है ना, वो होता है तेजी से, और जब वो इस तरह से जा रहा है तो वो होता है हौले हौले, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड देन इवेंचुअली स्टार्ट्स फॉलिंग। इसीलिए ये यहाँ पे खत्म। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और, कि जब ये स्लोप चेंज हो रहा होता है ना, लाइक मूविंग फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू मूविंग टू डिमिनिशिंग रेट ना, तब एमपी अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है। क्या अचीव कर लेता है? मैक्सिमम। इसीलिए आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, इसको मैंने नीचे टाना, एमपी को मैक्सिमम पे डाला। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब टीपी अपना मैक्सिमम पे होता है तो एमपी कितना होता है? 0। इसीलिए इसको यहां पर अब 0 पे टच करवाओ एमपी को, और जब टीपी गिर जाता है तो एमपी क्या होगा? नेगेटिव। एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सर इसी चीज को एक बार आप ग्राफ में, यानी कि जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसमें भी प्रूव हो रहा है, ये वाला करके दिखाओ। इधर पे ध्यान देना, न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी प्रूव हो रहा है, वो इधर देखो, ये देखो। यहां पर आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा होगा कि जब ये चेंज हुआ टोटल प्रोडक्ट, पहले इंक्रीज हो रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, एंड इवेंचुअली जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होने लग गया एट अ डिमिनिशिंग रेट। इवेंचुअली इंक्रीज होने लग गया एट अ डिमिनिशिंग रेट। एक चीज समझना, आप लोग खाली देखो उस मोमेंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव किया। वही तो मैं बोला, जब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे ट्रांसफर चेंज होता है, तब एमपी क्या अचीव कर लेता है? अपना मैक्सिमम। अब टीपी मैक्सिमम कहां पे है? 52 पे। अब आप लोग देख लो एमपी क्या है इधर पे, और लॉजिक सर इसमें ना, सर ये याद कैसे रखे सर? क्या फालतू सवाल पूछ रहा है? 1 मिनट सोचना। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? अगर मार्जिनल प्रोडक्ट दोस्त चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है, और तुम बोल रहा है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम में पहुंच चुका है, तो चेंज क्या होगा? 0। चेंज क्या होगा? 0। तो वही तो लॉजिकल है। अच्छा, उसके बाद जो चेंज होगा भी वो फॉर द वर्स होगा, मतलब खराब ही होगा। टीपी गिर गया तो ओवरऑल में आपका जो एमपी है, ओवरऑल में जो आपका, स्वराज दोबारा आवाज अगर आ गया तुम्हारा क्लास से बाहर कर देंगे। अगर ओवरऑल में टीपी जो है आउट नीचे गया, तो आप देखो जब आप चेंज करोगे 48 माइनस 52 तो कितना आ गया? -4। तो ओवरऑल टोटल प्रोडक्टिविटी तो आपका कम हो गया ना, तो एमपी बिकम्स नेगेटिव। और ये देख लो, यही डायग्राम तो आपको बताया था, ये ना जो आप लोग एस पे हंस रहे थे, ये वही तो एस है। देख लो भैया, ये इसमें जो ये वाला पॉइंट है दोस्त ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। इसको बोलते हैं दोस्त इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, और इसको बोलते हैं फॉलिंग या नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, नॉट रॉन्ग। अब इधर पे ध्यान से सुनना, यहां पर चेंज हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे चेंज हो रहा है दोस्त। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैथ्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, डेरिवेटिव्स, उसमें ये आता है। खैर अभी अपने लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बट हियर इट इज। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो एक कर्व ऊपर भाग रहा है, वो बोलता है आपको कि हाँ भाग रहा है, देखो ऊपर भाग रहा है। पहले क्या कर रहा था? पहले भी ऊपर ही भाग रहा था। तो फर्क क्या है? पहले तेजी से भाग रहा था, अब हौले हौले भाग रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जो इस बात को सेग्रीगेट करके देता है। इसीलिए आप देखो, पहले था इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और फिर क्या हो गया? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, और मैक्सिमम पहुंचने के बाद क्या हो गया? दाएं नीचे गिर गया। याद रखना, जब ये बदलाव आता है इसके जिंदगी में, तब एमपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तब एमपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। उसके बाद एमपी गिरते 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 जहां पे टीपी मैक्स होता है वहां पे एमपी क्या हो जाता है? 0। और जब टीपी गिर गया तो एमपी क्या हो गया? नेगेटिव। यहां पर ये वाला पॉइंट देखो ना, 52 से 48 हुआ, तो 0 से क्या हो गया? -4, नेगेटिव। सर यार ये रिलेशन को याद रखना पड़ेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सर कैसे याद रखें? इधर पे देखो, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सुनना, सबसे पहली बात, जब टीपी इंक्रीज हो रहा है, एट इंक्रीजिंग रेट, एट
इंक्रीजिंग रेट, तब एमपी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। एमपी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एमपी राइजेस आराम से। जब टोटल प्रोडक्ट अपने आप को चेंज करता है बाई इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के बीच में, तो एक पॉइंट आता है टोटल प्रोडक्ट पे जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ बोलो सर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये तो डिमिनिशिंग होगा ना। हाँ डिमिनिशिंग, करेक्ट, जानबूझ के किया था ये गलती। डिमिनिशिंग, ये डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग से जब डिमिनिशिंग हो रहा है तो जिस पॉइंट पर ये हो रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन। क्या, इन्फ्लेक्शन। और उसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा होता है, किस पे, डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग रेट पे जब ये इंक्रीज हो रहा होता है तब एमपी क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है जमीन पे। और जब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है तो एमपी क्या हो जाता है, जीरो। टीपी जब मैक्सिमम तब एमपी क्या हो गया, और जब टीपी टोटल प्रोडक्ट फॉल हुआ तो एमपी हो गया नेगेटिव। ये 5 बात आपको टोटल में याद रखना है, डायग्राम गलत हो ही नहीं सकता। सर एक बार फिर से, अच्छा लिख लो ना एक बार आप लोग फटाफट इस चीज को, याद भी बेहतर रहेगा। चलो सही है। एक बार देख लेते हैं ये चीज, सो दैट वी आर एबल टू मेमोराइज द सेम। अब आप लोगों को ना ये वाला चीज हम डायग्राम में, अच्छा ये कॉपी कर लो पहले, रुक जाओ बस। टीपी फॉल्स, एमपी नेगेटिव। हो गया। एक बार डायग्राम का प्रैक्टिस एक बार फिर से करेंगे, इधर पे ध्यान से सुनना। तो टोटल प्रोडक्ट का जो लाइफ है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, 3। तेजी से, हौले हौले, दाएं, खत्म। ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे लेबर है और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट वापस से लिख लो, और क्या। और यहाँ पर आप लोग जो है ठीक इसके नीचे में याद रखना, एकदम एग्जैक्ट मार्किंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर, अच्छा इस पॉइंट को प्यार से क्या बुलाते हैं, कोई बताएगा कौन सा पॉइंट, बोलो तो। पॉइंट ऑफ सर, पॉइंट इन्फ्लेक्शन का स्पेलिंग बताइए। दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, इसमें कोई छाप नहीं है, इसमें कोई छाप नहीं है, दोनों स्पेलिंग अलाउड है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है तो एक चीज अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है, कौन, मार्जिन, एमपी। वेरी गुड, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये देखो ये अपना बेस्ट पे गया। अब जब ये अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है तो वो कितना हो जाता है, 0। और 0 होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को टच करने का। क्या प्रथम किसको टच करने का, एक्स एक्सिस को। प्रथम घर जाके 3 बार डायग्राम प्रैक्टिस करेगा, क्लियर है। और इसके बाद आप लोग कहा, नीचे, नेगेटिव हो गया, क्लियर है क्या। ये है सर, एवरेज प्रोडक्ट का कुछ बात नहीं की, करेगा ना, उसका चाप मत लो, बट मेन ये पिक्चर है, क्लियर है क्या। ऑनलाइन वालों इज इट क्रिस्टल क्लियर यार। सभी का होमवर्क क्या है, ये डायग्राम प्रैक्टिस करके सबमिट करना। सभी का होमवर्क है इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके रखने का। ओके सर, तो ये मसला है सर। ओवरऑल अपने लोग क्या बात किए, एक बार क्विक रिकैप दे देता है, फटाफट ध्यान से सुन लेना।
प्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। यूटिलिटी क्या है? वांट रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कितना टाइप का यूटिलिटी होता है? 4, फॉर्म, प्लेस, टाइम और सर्विस बोल लो। फॉर्म का रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, टाइम का वेयर हाउसिंग, प्लेस का ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस का बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सब चीज। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है? 4, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या? प्रॉफिट। लैंड पे देते हैं रेंट और लेबर पे देते हैं वेजेस। क्लियर है सर? उसके बाद हम लोग आए थे प्रोडक्शन फंक्शन, द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। और उसके बाद हम लोग आए थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाई टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, द टोटल प्रोडक्ट में फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इवेंचुअली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। वेरी गुड। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया? ये सब चीज हो गया। और फिर था आपका करेक्ट रिलेशनशिप। उसमें अपने लोग बात किए थे कि यार 3 स्टेजेस होता है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। इंक्रीजिंग में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग में इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, और उसमें नेगेटिव में इट स्टार्ट्स फॉलिंग। जब टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट तब एमपी राइजेस। व्हेन टोटल प्रोडक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू डिमिनिशिंग, यानी कि एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एमपी इज मैक्सिमम। When total product is maximum, MP is 0, and when TP falls, MU is negative या MP is negative। ये है दोस्तों रिलेशन। ये सब लिख के प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म नहीं हुआ भाई। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन।